नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर शांतनु अब तक वासु को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि वो साफ साफ वासु के सामने अपनी नाराजगी भी शो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने हम इतने सालों से उसे राखी बांधी है, इसलिए वो आज यहाँ पर एक आखिरी बार वाई होने का फर्ज निभाने आए हैं। शांतनु वासु को अपने पीछे करते हुए सामने खड़े लोगों की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द भी था और वो दर्द आवाज में कहते हैं, रानी साहिबा बेगुनाह हैं। सामने खड़े लोग उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो इधर शांतनु आगे कहते हैं, महाराज की मौत का गम मुझे भी है, सिर्फ आपको ही नहीं, इवन हम सबको है। लेकिन एक बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ये कहकर वो कुछ पल तक रुककर सभी की तरफ देखते हैं और फिर आगे कहते हैं, हम सब ने मिलकर रावत रियासत को बर्बाद कर दिया है। हमने अपनी ही रियासत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ आज हर तरफ सिर्फ दर्द, नफरत और बदले की आग है। फिर वह वासु की तरफ एक नजर डालते हैं और कहते हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसमें इनका क्या कसूर है। ये सुनकर अब एक आदमी गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, बस बहुत हो गया शांतनु, तुम हमारे सामने खड़े होकर इनका बचाव कर रहे हो। शांतनु अब बिना डरे जवाब देते हैं, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। ये सुनते ही तो सामने खड़े लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अचानक उनमें से कुछ लोग अब यहाँ पर सीधे ही ये बात सुनकर शांतनु के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर वासु घबराकर थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन शांतनु तो इन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार थे। वो एक के बाद एक उन सब के वार को रोकते हैं और बेहद ही सावधानी से पलटवार करते हैं। उनके हर वार का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें ये सब कुछ करने से रोकना था। वो जानबूझकर अपने वारों की ताकत कम रखते हैं ताकि उनमें से किसी को ज्यादा चोटें ना लगें। ये सब करते हुए शांतनु अपने मन ही मन में सोचते हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, लेकिन इन्हें रोकना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। इधर एक के बाद एक सभी लोग अब धीरे धीरे घायल होकर अब जमीन पर गिरने लगते हैं। शांतनु अब यहाँ पर आखिरी व्यक्ति को भी पीछे हटने पर अब मजबूर कर देते हैं। वो अब गहरी सांस लेते हैं और तुरंत वासु की तरफ बढ़ते हैं। वो वासु का फिर से हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो वासु, यहाँ से निकलना होगा। वासु अभी भी ये सब कुछ देखकर सदमे में थी, क्योंकि सच में उसका आज का ये दिन बहुत ही भयानक दिन था। आज के दिन उसने ना जाने क्या क्या चीजें देख ली थी। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी पीछे से एक घायल व्यक्ति की आवाज उनके कानों में पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में ही चिल्लाता है, शांतनु। तो वहीं शांतनु के कदम भी वहीं पर ही रुक जाते हैं। वो व्यक्ति अभी दर्द में जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शांतनु के लिए गुस्सा था और वो कहता है, तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया है ना। शांतनु धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो व्यक्ति अब आगे कहता है, याद रखना शांतनु, हमें दिए हुए इस धोखे ने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे महाराज को भी धोखा दिया है। उसकी आवाज में नफरत और दर्द अब दोनों ही थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में तुम्हें इस धोखे की याद जरूर आएगी। वासु ये सुनते ही अब वहीं पर ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो शांतनु की तरफ देखती है, जैसे उसे डर हो कि कहीं इन शब्दों का असर अब उसकी भी जिंदगी पर ना पड़ जाए, क्योंकि वासु पहले ही यहाँ पर राजेंद्र के द्वारा एक श्राप अपने ऊपर ले चुकी थी। लेकिन शांतनु के चेहरे पर कोई भी हैरानी नहीं थी। वो पहले से ही उन सब के लिए खुद को तैयार करके मानो यहाँ पर आया था। वो जानता था आज उसने सिर्फ कुछ लोगों का सामना नहीं किया है, उसने अपने ही लोगों के विश्वास के खिलाफ एक कदम उठाया था। लेकिन शांतनु धीरे से अब फिर से वासु का हाथ पकड़ता और कहता है,
चलो वासु यहाँ से। इधर वासु उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, लेकिन शांतनु, उन्होंने जो कहा। अब शांतनु उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहता है, मैं जानता हूँ इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो पाप विश्वासघात का है। ये सुनकर तो वासु की आंखें भी नम हो जाती है। शांतनु अब उसकी तरफ देखते हुए ही कहता है, और आज मैंने भी अपने ही लोगों के साथ वही विश्वासघात किया है। कम से कम अपनी नज़रों में ना सही, लेकिन उनकी नज़रों में तो किया है। और फिर वो पीछे मुड़कर ज़मीन पर पड़े अपने लोगों की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए मुझे अपने लोगों का विश्वास भी खोना पड़े तो मैं यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वासु भी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर कुछ भी कह पाती कि तभी शांतनु उसका हाथ थामे हुए ही आगे बढ़ता है। उसके कदमों में मजबूती थी, लेकिन दिल के अंदर एक भारी बोझ था, क्योंकि वो जानता था आज उसने वासु को बचा तो लिया था, लेकिन शायद अपने ही लोगों के बीच लौटने का रास्ता हमेशा के लिए उसने अब यहाँ पर खो दिया था। शांतनु इधर वासु का हाथ पकड़कर आगे ही बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ कदम बढ़ने के बाद ही अचानक से ही उनके कदम वहीं पर ही रुक गए। सामने अब उनके महाराज यानी राजेंद्र का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। राजेंद्र को इस अवस्था में देखते ही शांतनु की आंखें भर आई। उनके चेहरे की सारी कठोरता एक पल में ही टूट गई। वो धीरे से वासु का हाथ छोड़ देते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। पास रखी फूलों की थाली में से वो अब एक फूल को उठाते हैं। कुछ पल उस फूल को अपनी हथेली में देखते रहते हैं, फिर भारी कदमों से राजेंद्र के पार्थिव शरीर के पास जाकर वो उस फूल को उसके चरणों में रख देते हैं। शांतनु की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। उनकी आवाज़ ये कहते हुए मानो काँप रही थी। वो कहता है, मैं अपने ही लोगों को धोखा नहीं देना चाहता था। यकीन मानिए महाराज, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। फिर वो राजेंद्र के चरणों की तरफ देखते हुए ही कहते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे वासु को बचाना ही सही लगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज मैंने जो किया है उसका हिसाब एक दिन मेरे सामने जरूर आएगा, और मैं उस दिन के लिए भी तैयार हूँ। और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आपने हमेशा अपनी रियासत और अपने लोगों के लिए सोचा। काश आज मैं भी आपके सामने सिर उठाकर खड़ा हो पाता। अब वो यहाँ पर कुछ पल तक खड़े रहते हैं, फिर खुद को संभालते हुए पीछे हटते और कहते हैं, चलिए वासु अब यहाँ से। इधर वासु शांतनु की बात को सुनती है, लेकिन उसकी नज़र लगातार राजेंद्र के पार्थिव शरीर पर ही टिकी हुई थी। उसके कदम जैसे वहीं पर ही जम गए थे। वो धीरे धीरे राजेंद्र के पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी शांतनु अब उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देते हैं। वासु उनकी तरफ देखती है। शांतनु की आंखों में इस बार एक भाई वाला स्नेह नहीं बल्कि एक गहरी कठोरता थी। वो धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहते हैं, आपका कोई हक नहीं है हमारे महाराज पर, दूर रहिए उनसे। अब ये सुनकर तो वासु की आंखें भर आती है। अब इन्हें देखकर शांतनु कहते हैं, मैं आपकी रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अपना भाई माना है और मैंने भी आपको अपनी बहन माना है। लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं अपने महाराज के साथ गद्दारी करूँगा। वासु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से अब कोई भी शब्द नहीं निकलता। इधर शांतनु राजेंद्र की तरफ एक बार फिर से देखते हैं और फिर वासु से कहते हैं, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊँगा, ये मेरे भाई होने का फर्ज है, लेकिन महाराज के सामने आपको खड़े होने का अधिकार मैं आपको नहीं दे सकता। ये सुनकर तो वासु की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। शांतनु अब उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे वहां से दूर लेकर जाने लगते हैं। तो वहीं वासु पीछे मुड़ कर आखिरी बार राजेंद्र के पार्थिव शरीर को देखती है और उसके कदम अब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल वहीं पर ही पीछे रह गया था। उसकी आंखों में सिर्फ अभी भी एक ही सवाल था कि क्या कभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था राजेंद्र। काश तुम जिंदा होते।
शांतनु वासु को अपने साथ लेकर वो यहाँ पर थोड़ी दूर बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ पर, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी राजेंद्र को खोने का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उनकी नज़र सामने खड़े अपने दो आदमियों पर पड़ती है। दोनों में से एक की गोद में सिकंदर था। सिकंदर को देखते ही शांतनु कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूद एक व्यक्ति ने पूछा, राजेश्वर कहाँ है? उसके सवाल का जवाब देते हुए दूसरा आदमी कहता है, वो अभी बेहोश है। मेरे ख्याल से इस हमले की वजह से शायद वो बहुत ही डर गए होंगे। होश में आते ही उन्हें यहाँ पर ले आएंगे। अब पहला व्यक्ति कुछ पल सोचता कि वो फिर से कहता है, ठीक है, फिर सिकंदर से ही सारे रीति रिवाज करवाए जाएंगे। और फिर वो गहरी आवाज में आगे कहता है, लेकिन ध्यान रहे, अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महाराज के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था पूरे सम्मान के साथ होनी चाहिए। उन्होंने अभी इतना ही कह पाए थे कि अचानक उनकी गोद में बैठा सिकंदर अब बेचैन होने लगता है। अगले ही पल वह उस व्यक्ति की गोद से नीचे उतर जाता है। सिकंदर किसी को बिना कुछ बताए, बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अब राजेंद्र के शरीर के पास पहुंच जाता है। वो उनके पास जाकर वहीं बैठ जाता है। कुछ पल तक वो अपने सामने अपने पिता राजेंद्र को देखता रहता है, जैसे उसकी छोटी सी समझ भी यह महसूस कर रही हो कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ बंदरगाह पर काफी दूर एक बड़े ही बंदरगाह पर एक क्रूज शिप खड़ा था। शांतनु और वासु वहां पर पहुंच चुके थे। शांतनु कुछ देर तक समुद्र की तरफ देखते रहते हैं, फिर वो वासु की तरफ मुड़ते हैं और अब उसका हाथ छोड़ देते हैं। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक थकान और दर्द था। वो भी वहां पर वासु से कहते हैं, अंदर जाओ वासु। वासु ने हैरानी से देखती है तो शांतनु आगे कहते हैं, वहां तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे हैं। वासु की आंखें अब तुरंत नम हो जाती है। अब शांतनु कहते हैं, तुम भारत छोड़कर कहीं और चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। वासु कुछ बोलने की कोशिश करती है तो अब शांतनु कहते हैं, नहीं, अब मेरी बात सुनो, और एक बात, अब मेरे साथ किसी भी तरह का संपर्क मत रखना। वासु की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। शांतनु अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेते हैं और कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे परिवार को आगे कोई भी परेशानी हो। और वो भारी आवाज में कहते हैं, आज मैंने जो किया उसकी कीमत मुझे खुद चुकानी होगी, इसलिए अब तुम लोग अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। वासु सिर्फ उन्हें देखती रह जाती है। इधर शांतनु आखिरी बार उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम में से किसी से भी नहीं मिलना चाहता। और इतना कहकर शांतनु मुड़ जाते हैं। वासु वहीं पर ही खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करती। शांतनु धीरे धीरे अब उससे दूर जाते रहते हैं। और तो वहीं उनके मन में हजारों बातें थी, उन्हें रोकने की, उन्हें समझाने की, उसे बताने की कि वो अकेला नहीं है। लेकिन वासु अपने होठों से एक भी शब्द नहीं कह पाती। तो वो भी यहाँ पर अपने मन ही मन में कहती है, शांतनु, आज आपने मुझे बचाकर अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि जिस दुनिया ने मुझे दोषी समझा था, उस दुनिया में मेरे भाई ने मेरे लिए अपने ही लोगों के खिलाफ होने का उस समय पर साहस दिखाया था। वासु अब यहाँ पर ये खड़ी होकर यही सब सोच रही थी कि तभी अब वो जब पीछे मुड़कर क्रूज की तरफ जाने लगती है तो इसके कदम अपने आप ही अब तेज हो जाते हैं। वासु के मन में अभी भी शांतनु की बातें गूंज रही थी, जो अभी भी शांतनु ने उसे कही थी। वो जानती थी कि अब उसे अपने बच्चों के पास जाना है, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना होगा। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वासु क्रूज के अंदर दाखिल होती है, अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी एक आवाज पड़ती है। उस आवाज को सुनकर तो वासु के कदम फिर से वही रुक जाते हैं। वो आवाज सुनकर उसके चेहरे के अचानक से भाव ही बदल जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने जो सुना वो सच में वही आवाज थी। वासु बिना कोई आहट किए धीरे धीरे अब दबे पांव आगे बढ़ती है। वासु ने आवाज से यहाँ पर पहचान लिया था कि ये कौन शख्स है। वो अब दीवार के पीछे रुककर सामने की देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वहां पर रणविजय खड़ा था, जो वासु का नाम ले रहा था।
उसे देखकर और अपने नाम को सुनकर तो वासु की आंखें हैरानी से फैल जाती है। कुछ पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वासु के साथ क्या हुआ था वासु अभी वो बिल्कुल भी नहीं भूली थी कि कुछ समय पहले कैसे रणविजय ने ही उसे दीवार में चिनवाने की कोशिश की थी। इवन उन्होंने तो अपने काम को पूरा भी कर दिया था। वो भी अपने इन्हीं ख्यालों में थी, क्योंकि उसे तभी वो सारी की सारी घटना याद आ जाती हैं। तो दूसरी तरफ रणविजय वासु से कह रहा था, तुम सच कह रही हो वासु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यहाँ पर वासु अपना सिर झुका लेती है। वो बेहद धीमी आवाज में कहती है, हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास है। रणविजय उसे गौर से देखते हुए ही कहता है, तो बताओ वासु, फिर आखिर तुम्हें किस बात का पछतावा है। वासु कुछ पल तक चुप रहती है, फिर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों के लिए आपका साथ देना चाहिए था। उस समय मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। रणविजय की आंखों में अब संतुष्टि दिखाई देती है, क्योंकि वासु भी यहाँ पर अपने बच्चों के लिए अब इन सब शर्तों पर भी जीने के लिए तैयार थी। अभी भी वासु ने यहाँ पर सबकी जिंदगियों को अचानक से एक पल में ही बिखरते हुए देखा था, जिसकी वजह से वासु भी खुद डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एक ही पल में ना जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। अब वो धीरे से अब रणविजय अब उसकी बातों को सुनकर धीरे से कहता है, वासु, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। अब ये सुनकर वासु अपनी नजरों को ऊपर उठाती है। रणविजय आगे कहता है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम विदेश चले जाएंगे और वहाँ अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। जो कुछ भी हुआ हम उस सब को पीछे छोड़ देंगे। ये कहते हुए ही रणविजय वासु को अब अपने गले से लगा लेता है। तो यहाँ पर दूर खड़ी वासु की आंखों के सामने ये दृश्य किसी परफेक्ट फैमिली के जैसा लग रहा था। पति पत्नी एक साथ थे, क्योंकि यहाँ पर असल में दो वासु थी। वो भी यहाँ पर उनके बच्चे भी उनके पास थे, लेकिन उस दृश्य को देखते हुए वासु के दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो जल्दी से अब अपने आंसुओं को पोंछती है और मन ही मन कहती है, अब बस बहुत हो गया। और अब वो रणविजय को देखते हुए सोचती है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई, क्योंकि यहाँ पर वासु जब अंदर की तरफ आई थी तो वो देखती हैं कि यहाँ पर उससे पहले तो यहाँ पर बेजंदी भी पहुंची हुई थी। वो अपनी आंखों के सामने जो भी कुछ यहाँ पर वासु और रणविजय का वार्तालाप हो रहा था वो किसी और का नहीं हो रहा था, बल्कि वो यहाँ पर रणविजय और बेजंती का वार्तालाप हो रहा था, जो वासु अब तक सुन रही थी। इसलिए वासु अब उस औरत को देखकर अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है, मानो इस दर्द की वजह से उसे सामने देखकर अब उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा हो। वो अब अपने मन में कहती है, आज तुम मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दोगी। जितने दिन से जो कुछ भी हुआ, राजेंद्र के साथ जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ और मेरे बच्चों को लेकर जो कुछ भी तुमने किया, आज मुझे सब कुछ जानना है। तो वहीं वासु एक तरफ खड़ी हो जाती है। वो अब तय कर चुकी थी कि इस बार वो ना तो रोएगी और ना ही बिना सच जाने वहां से जाएगी। वो अब चुपचाप इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद अब यहाँ पर अंदर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। अब वासु इन कदमों की आवाज को सुनकर फिर से सतर्क हो जाती है। अब उसकी नजर उस दरवाजे पर टिक जाती है जहां से ये सब आवाजें आ रही थी। दरवाजा अब धीरे से खुलता है। जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुलता है तो उस दरवाजे के अंदर से एक औरत बाहर निकल कर आती है। उस औरत को देखकर तो यहाँ पर वासु के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वासु अभी जो सोच रही थी वो बिल्कुल सेम ही उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो अब क्योंकि यहाँ पर उसके सामने बेजंती थी, अब उसे देखकर अब यहाँ पर वासु उसके पास जाती है और कहती है,
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वैजंती? वासु के कदम अब वहीं पर ही रुक जाते हैं। उस आवाज को सुनते ही अब वो धीरे से पीछे मुड़ती है तो ये उसके सामने वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी अब एक मुस्कान थी। वासु उसे देखते ही कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन ये औरत बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए कहती है, वासु मेरी दोस्त कैसी हो तुम? और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, वैसे तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी तक जिंदा होगी। अब ये सुनकर तो वासु की आंखों में अब गुस्सा उतर आता है और अब वो कहती है, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, क्योंकि तुमने तो अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग अच्छी तरह से की हुई थी। ये सुनकर वैजंती की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। इधर वासु थोड़ा सा और आगे बढ़कर कहती है, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था वैजंती, मैंने तुम्हारे लिए अपने रिश्ते तक दांव पर लगा दिए थे। तुम्हें जो कुछ चाहिए था मैंने तुम्हें वो सब सौंप दिया था। तुम्हें वो जिंदगी देने की कोशिश की थी जिसकी तुम हमेशा से ही इच्छा करती थी, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ। ये सुनते ही वैजंती अब हल्का सा वासु के ऊपर हंसती है और कहती है, सच में मेरे लिए वासु? अब ये सुनकर वासु चुप हो जाती है तो वैजंती अब उसकी तरफ देखते हुए ही कहती है, सच में वासु तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया था? हाँ, अरे तुमने जो भी कुछ किया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया था, ना कि मेरे लिए किया था। वासु की आंखों में अब सवाल उतर आ जाता है, क्योंकि कितनी बेशर्मी के साथ अब वैजंती उसके एहसानों को ना गिनवाते हुए वो उसी को ही दोष दे रही थी। इधर वैजंती आगे कहती है, और मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी वासु कि तुम्हारी हर बात पर विश्वास करती रही। मुझे सच में लगा कि तुम शायद मुझे एक अच्छी जिंदगी दे रही हो, लेकिन नहीं। और अब यहाँ पर वासु गुस्से में पूछती है, तो क्या तुम रणविजय के साथ खुश नहीं थी? अरे तुम तो रणविजय के साथ वासु बनकर चली गई थी ना, जब वो वासु को लेने के लिए मेरे बाबा के महल में आए थे। वैजंती अब कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो गई थी। वो भी यहाँ पर दूर आसमान की तरफ देखते हुए ही कहती है, जब मैं पांडिचेरी आई थी ना, तब मैं सच में बहुत ही खुश थी। जैसे ही वैजंती अपनी बातों को कहना शुरू करती है तो वासु भी बड़े ध्यान से ही उसकी बातों को सुन रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हुआ क्या था। अब वैजंती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहती है, मुझे लगा था कि आखिरकार मुझे अब वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी, एक नया जीवन, एक नया घर और वो इंसान भी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे बिहाफ पर मैंने ही उसे इतने सारे पत्र लिखे थे। अब वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी मैंने सपने में सोची थी। वासु अब धीरे से पूछती है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वैजंती की आंखों में अब दर्द अचानक से उतर आता है। वो अब धीमी आवाज में कहती है, लेकिन वह कुछ पल अब चुप रहती है और फिर कहना शुरू करती है, जब मैं उस महल में गई तब मुझे एहसास हुआ कि असली कहानी तो कुछ और ही थी। ये सुनकर तो वासु की भौहें सिकुड़ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ था वहाँ पर? अब वैजंती जवाब देने के बजाय कुछ पल चुपचाप खड़ी रहती है और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेती है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने अब उस दिन का उस समय का पूरा दृश्य घूमने लग जाता है। वो भी यहाँ पर उन ख्यालों में चली जाती है जब वो रणविजय के साथ वहाँ पर उसके महल में आई थी। महल में कदम रखते ही उसके मन में एक अलग सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी बदल गई है। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। एक खूबसूरत सा महल, दासिया उसकी सेवा करने के लिए, राजसी ठाट बाट था और सबसे बढ़ चढ़कर उसके साथ वहाँ पर रणविजय था जिसकी वो पत्नी कहला रही थी। वैजंती को लगता था कि अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो हर रोज बड़े प्यार से तैयार होती थी, कभी अपनी दासियों से बाल बनवाती, कभी राजसी आभूषण पहनती और फिर आईने में सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती थी। लेकिन तैयार होने के बावजूद भी उसकी नज़र हमेशा से ही दरवाजे पर टिकी रहती थी। वो बस रणविजय के ही आने का इंतजार करती रहती थी। उसे उम्मीद रहती थी कि आज रणविजय आएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे और उसके साथ कुछ वक्त बिताएंगे।
लेकिन जैसा वैजंती ने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रणविजय अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें वैजंती के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। सुबह सुबह दरबार में वहाँ फिर मंत्रियों के साथ बैठ के, फिर राज्य के काम, दूतों से मुलाकात और कभी कभी तो देर रात तक चलने वाली चर्चाएं। वैजंती घंटों घंटों उनका इंतजार करती रहती थी। शुरुआत में उसने इसे समझने की कोशिश की। वो खुद को समझाती, राजा है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और रणविजय का व्यवहार नहीं बदला। धीरे धीरे वैजंती के अंदर अब एक अकेलापन बढ़ने लगा। वो चिड़चिड़ी रहने लगी। उसका गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकलने लगा और सबसे ज्यादा उसका गुस्सा उसकी दासियों को सहना पड़ता था। एक दिन एक दासी से छोटी सी गलती हो गई। वैजंती उस पर बुरी तरह से बरस पड़ी। वो उसे कहती है, तुम लोगों से काम भी ठीक से नहीं होता। दासी डरते हुए सिर झुका लेती है। कुछ देर बाद वैजंती को खुद अपनी हरकत पर गुस्सा आता है, लेकिन उसका मन पहले की तरह ही अशांत था। उस दिन शाम को रणविजय महल में लौटे। वैजंती काफी देर से आज भी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रणविजय अंदर आए, वैजंती खुद को रोक नहीं पाई और अब वो गुस्से में कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ। इधर रणविजय रुक कर उसकी तरफ देखते हैं तो वैजंती की आंखों में उसके लिए बहुत सारी शिकायतें थी। इधर अब वैजंती कहती है, क्या मुझे आपके इस समय पर थोड़ा सा भी हक नहीं है, आपकी पत्नी होने के नाते? रणविजय कुछ पल चुप रहते हैं, फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, मैं एक राजा हूँ वैजंती, मैं एक राजा हूँ वासु, मेरे ऊपर सैकड़ों जिम्मेदारियां हैं। अब वैजंती कुछ बोलने लगती है, लेकिन रणविजय आगे कहते हैं, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में इस समय क्या कुछ हो रहा है। उनकी आवाज में नाराजगी आ जाती है तो और कहते हैं, तुम खुद भी तो एक राजा की बेटी हो ना वासु, तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि राजकाज कितना मुश्किल होता है। वैजंती अब अपना चेहरा नाराजगी में दूसरी तरफ कर लेती है तो इधर रणविजय आगे कहते हैं, और एक बात, इस तरह हर छोटी बात पर अपना गुस्सा दासियों पर निकालना एक रानी को शोभा नहीं देता। और ये कहते हुए ही रणविजय गुस्से में आज भी वहां से चले जाते हैं। वैजंती बस उन्हें जाते हुए ही देखती रहती है। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आया और वो आज उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ चुका था। वो अब खुद से कहती है, अब उसे कोई भी परवाह ही नहीं है। वो गुस्से में ही उस दिन महल को छोड़कर चली जाती है। लेकिन वैजंती को क्या पता था कि महल के बाहर निकलने के बाद उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। अब वर्तमान में लौटते हुए वैजंती की आंखें अब नम हो जाती है। अब वो वासु की तरफ देखते हुए ही कहती है, तुम और मैं, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत शायद उसी दिन से ही हो गई थी। वासु भी ये सब चुपचाप सुन रही थी। वैजंती आगे कहती है, उस समय मुझे लगता था कि मेरी सारी परेशानियों की वजह तुम हो, लेकिन मुझे तो बाद में समझ आया कि असली कहानी तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब वासु की आंखों में बहुत सारे सवाल थे। अब वासु वैजंती से कहती है, फिर क्या हुआ? वासु की इस बात को सुनकर अब वैजंती कहती है कि कुछ नहीं हुआ, कोई रहस्य नहीं था, मैं अपनी ही गलतियों में उलझी हुई थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मुझे वासु से बात करनी ही होगी। जब मैं महल से निकली थी तो मेरे मन में ये सारी बातें चल रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सामने जाकर तुमसे बात करूंगी और सभी सवालों के जवाब मांगूंगी जो इतने समय से मेरे मन में थे। और इसी सोच के साथ मैं लगातार 4 दिनों तक पैदल चलती रही। लंबे समय के कारण मेरे पैरों में दर्द हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुमसे मिलना था, सारी बातें तुमसे करनी थी। और आखिरकार चौथे दिन मैं उसी गांव में पहुंच जाती हूँ जहाँ पर तुम और राजेंद्र रहते थे। पता है वासु, गांव में पहुंचते ही मैं सीधे ही एक तालाब के पास जाकर गई थी। मैं बहुत ही थकी हुई थी। कुछ देर पानी को देखते हुए मैं वहीं पर ही बैठी हुई थी। फिर मेरे मन में आया कि आज मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। तुमसे पूछूंगी कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि
इन सब ठाठ बाट से परेशान हो चुकी थी। मैं वहां पर ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र तालाब के दूसरी ओर जाती है। पता है मुझे वहां पर क्या दिखाई देता है? वहां पर मुझे दो लोग दिखाई देते हैं, और वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि एक तुम थी और एक तुम्हारा वो राजेंद्र। तुम दोनों तालाब के किनारे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बोलते हुए समय बिता रहे थे। उस समय मैं बस तुम दोनों को देखती रह जाती हूँ। अब राजेंद्र जानबूझकर तुम्हें पानी के छींटे तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं और तुमने उसे हंसते हुए कहा बस भी कीजिए, अब घर जाना है। वासु वहां से तुम राजेंद्र के साथ जाने लगती हो, लेकिन राजेंद्र अचानक से फिर तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेते हैं। इधर ये सुनकर अब वासु हैरान होकर कहती है कि तो फिर क्या हुआ? तो भी यहाँ पर वो कहती है क्या हुआ? अरे वहीं से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब लगा। राजेंद्र तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर घर की तरफ लेकर आ गए थे, और ये इधर से देखकर मेरे तो चेहरे पर अचानक से एक दर्द और जलन के भाव आ गए थे। मैंने उस समय कहीं राजेंद्र की नज़र मेरे ऊपर ना पड़ जाए, उस समय तो मैंने तभी अपने चेहरे को ढक लिया था। लेकिन मैंने तभी अपने मन में कहा इतनी खुश, और वो भी मुझे तुम दिखाई दे रही थी। मेरे तो मन में फिर भी वही बेचैनी हो रही थी। बस उसी वजह से ही एक अजीब सी जलन तब मेरे मन में पैदा हो गई कि वासु तुम इतनी खुश हो और मैं कितनी बदकिस्मती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद इतनी खुशियाँ जी रही हो। हाँ, तुमने उस खुशी के लिए मुझे उस सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। खुद तुम उस पिंजरे से निकलकर अपनी खुशियों को वहां पर एंजॉय कर रही थी, और मैं उस सोने के पिंजरे में कैद हो गई थी, ये सोचकर कि सच में अब मैं यहाँ पर ठाठ बाट से रहूंगी। और उसी समय ही मैंने संकल्प कर लिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए वासु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वैजयंती अब खुद को रोक नहीं पाती। अब वैजयंती आगे कहती है मैंने उसके बाद फिर तुम दोनों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर तुम दोनों अब अपने घर में पहुंच जाते हो, और तब मैंने छिपकर खिड़की की तरफ से अंदर झांक कर देखा तो सच में तुम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। राजेंद्र प्यार से तुम्हारे माथे को चूम रहा था, और तुम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे में ही खोए हुए थे। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मेरी आंखों में फिर से वही जलन उतर आती है। मैं मन ही मन कहती हूँ कि ये सब देखकर भी मैं कैसे मान लूँ कि तुम बेगुनाह हो वासु। हाँ, मैं भी ये सब नहीं कर सकती थी। जिस जिंदगी का सपना मैंने देखा था, आज वही जिंदगी तुम्हारे पास है वासु, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी को हंसते खेलने की ही एक कल्पना की थी, और इसलिए। लेकिन अगर तुमने सच में मुझे धोखा दिया था तो उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया था? वैजयंती की आंखों में अब सिर्फ जलन ही जलन थी।